साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आप सबका वेलकम है इस क्वेश्चन आंसर के स्पेशल एपिसोड में, जो कि अब हर संडे रात को 9 बजे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आया करेगा। इस सप्ताह जितने भी मेरे दर्शक रहे इस चैनल पर, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे बच्चों के स्वास्थ्य संबंध में, उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। और हमारे जो दर्शक हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ नाम जैसे श्रवंती बर्मन जी वेस्ट बंगाल, हितेन भाई जो हैं मुंबई से, संतोष शुक्ला जी हैं, नरेंद्र भाई जी हैं, रुकैया जी हैं, राधा जी हैं, अनुलांबा जी हैं, और इंदिरा जी हैं, सारिका जी हैं, उषा जी हैं, रीना जी हैं, और भी बहुत लंबी लिस्ट है जिनके बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो उनमें से मैं कुछ चुनिंदा आज क्वेश्चन लेने वाला हूं और उनके आंसर आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस रहे इस सप्ताह वो वैक्सीनेशन को लेकर के रहे। बहुत सारे लोगों ने पूछा वैक्सीनेशन कैसे कराएं, लॉकडाउन में क्लिनिक्स बंद हैं, हॉस्पिटल बंद हैं। उन्हीं में क्वेश्चन था हितेन जी का मुंबई से। वो पूछ रहे थे कि उनकी बेटी को BCG का इंजेक्शन नहीं लगा है और 1 महीने की हो गई है, तो क्या करना है। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे तो BCG का जो इंजेक्शन है सामान्य परिस्थितियों में अस्पतालों में जब बच्चे पैदा होते हैं उसी समय लग जाता है, और उसमें भी अगर ना लग पाए तो हम बोलते हैं कि जन्म से लेकर के 15 दिन तक, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर आप 15 दिन तक बच्चे को ये BCG का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश तब भी नहीं लग पाया है तो ये कोई लास्ट डेट नहीं है कि 15 दिन हो गए तो अब, या महीना भर हो गया हम नहीं लगवा सकते। जो कैचअप वैक्सीनेशन है, कैचअप वैक्सीनेशन का मतलब है कि जो वैक्सीनेशन छूट गया है किसी कारणवश, और वो वैक्सीन हम किस उम्र तक कब तक लगवा सकते हैं, उसकी एक अलग से गाइडलाइन है। तो उसी में जो BCG का इंजेक्शन है, BCG का जो वैक्सीन है, वो अगर किसी बच्चे का छूट गया है तो वो 1 साल की उम्र तक भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए परेशान ना हो। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे क्लिनिक पिछले 1 महीना बंद रहे। हालांकि अब बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है और बहुत सारी जगह पहले से चल भी रहा था। तो आप नज़दीकी आपके जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, आप पता करिए, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप BCG का इंजेक्शन लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं प्रवेश भाई, इन्होंने पूछा है कि सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाना ठीक रहता है या प्राइवेट में, प्राइवेट और सरकारी में क्या फर्क है। चलिए इसको आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं होती हैं। हालांकि दोनों जगह जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की और कोल्ड चेन मेंटेनेंस के साथ उनका अच्छे से रखरखाव होता है, और कई मायनों में तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनके कोल्ड चेन जो है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन होती है। तो जो सरकारी वैक्सीनेशन कार्यक्रम हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं वैक्सीन, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप उसका जरूर लाभ लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगवा सकते हैं। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगती हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में लगती हैं, वो सरकारी सप्लाई में फिलहाल नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर या कुछ शहरों में फिलहाल ऐसी वैक्सीन भी आने लगी हैं सरकारी सप्लाई में, जैसे कि रोटा वायरस की वैक्सीन पहले प्राइवेट सेक्टर में ही लगती थी, अब उस गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब दी जाने लगी है, तो उसका लाभ वहाँ भी लिया जा सकता है। इसी जगह कुछ शहरों में न्यूमोकोकल वैक्सीन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब लगने लगी है, जो कि पहले केवल सरकारी माफ कीजिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगती थी। तो ये डिफरेंस है अवेलेबिलिटी की, कहाँ आपको कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोनों ही जगह अच्छा होता है, खराब कोई नहीं है। बल्कि फिर मैं कहूँगा कि कुछ मायनों में तो कोल्ड चेन का जो मेंटेनेंस है सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो सरकारी कार्यक्रम में जो टीकाकरण होता है उसका लाभ जरूर लीजिए। और जो वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, जैसे कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गई, ठीक है, या फिर हेपेटाइटिस A की वैक्सीन हो गई, या कॉन्जुगेट टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, वो केवल प्राइवेट सेक्टर में ही अवेलेबल है, तो आप वो वहाँ पर लगवा लीजिए। तो जहाँ आपको सुविधा लगे आप लगवा सकते हैं। दोनों ही जगह वैक्सीनेशन अच्छा होता है, दोनों में कोई खराबी नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेस्ट बंगाल से श्रावंती ब्रह्मन जी ने पूछा है कि उनका बच्चे का उम्र 45 दिन हो गया है और उसको टीकाकरण नहीं हुआ है, क्या करें? तो ये लॉकडाउन की वजह से इनका लेट हुआ है, शायद क्लिनिक इनके आसपास या सरकारी अस्पताल इनके आसपास जो है वो शायद वहाँ पर ये सुविधा नहीं मिली पिछले 1 महीना से। लेकिन इनको फिर मैं वही कहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से जो कुछ सेवाएं बंद थी वो अब शुरू हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन हालांकि पहले भी चल रहा था और अभी भी शुरू हो चुका है, तो आप इसका लाभ लीजिए। और रूटीनली हम बोलते हैं कि 2 वैक्सीन के बीच में 4 हफ्ते का गैप रखा जाना चाहिए, पर विशेष परिस्थितियों में 8 हफ्ते का गैप भी हो सकता है। जो 2 वैक्सीन के बीच में 1 महीना यानी कि 4 हफ्ते का जो हम गैप देते हैं, अगर वो नहीं लग पाया है तो वो 2 महीना भी अगर हो गया है यानी कि 8 हफ्ते भी हो गए तो घबराने की बात नहीं है, वो अभी भी लगाया जा सकता है। इवन अगर उसके बाद भी 1-2 हफ्ता निकल गया है तो भी दिक्कत ना माने, आप वैक्सीनेशन करा लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो इसमें घबराए ना। एक और हमारे व्यूवर्स हैं, ये राधा जी हैं, इन्होंने पूछा कि बच्चे के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है। देखिए, जो मार्केट में जो सोप है बहुत सारी वैरायटी के अवेलेबल है और उनके पीएच भी अलग अलग होते हैं। पीएच से हम ये पता करते हैं कि साबुन जो है वो एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल पीएच का है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो स्किन होता है उसमें एसिडिक मेंटल एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका जो पीएच है वो 4.5 से 6.2 के बीच होता है, 4.5 से 6.2, और ये मेंटेन रहना चाहिए। स्किन नहीं तो डैमेज हो सकती है अगर आप गलत साबुन इस्तेमाल करेंगे। और जो मार्केट में जो साबुन होते हैं वो अलग अलग पीएच के अवेलेबल हैं, उनमें 4.4 पीएच से लेकर 7.9 पीएच तक के साबुन मार्केट में आते हैं या लिक्विड सोप आते हैं। तो जब आप बेबी के लिए, आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए जब आप कोई सोप या सिंडेट बार या लिक्विड सोप लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है उसका पीएच कितना। उसमें आप पढ़ लीजिए, पीएच लिखा रहता है, तो वो 5.5 होना चाहिए, वो बेबी को सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा। ये 5.5 जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट रहेगा बेबी स्किन के लिए। और दूसरा, वो फ्रेग्रेंस जो है वो उसमें कोई गंध या स्मेल नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर उसमें किसी तरह की खुशबू है, कोई फ्रेग्रेंस है, इसका मतलब उसमें कोई केमिकल एडिड है जिसकी वजह से वो है। तो न्यूबॉर्न बेबीज की आप बाथिंग में अवॉइड करिए इस तरह की चीज़ें, फ्रेग्रेंस फ्री इस्तेमाल करिए और पीएच जो है 5.5 वाला साबुन आपको या लिक्विड सोप यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एक और हमारे दर्शक हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उनका मैसेज आया था। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा, बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो उन्होंने पूछा था कि उनका बच्चा रात में सोते वक्त पैर बहुत ज़्यादा पटकता है और दर्द बोलता है, 6 या 7 साल उनकी उम्र है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, शाम के वक्त अक्सर ग्रोइंग एज में बच्चों को लेग्स में पेन हो जाता है कई बार, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दे सकते हैं, मालिश मसाज कर सकते हैं। बेहतर तो होगा आप कैल्शियम रिच डाइट देना शुरू करिए, क्योंकि ग्रोइंग पेन है ये, और ग्रोइंग एज के बच्चों में अक्सर हो जाता है और रात में होता है। बच्चे दिन भर भाग दौड़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको कई बार थकान का एहसास भी नहीं होता है, और शाम को जब बच्चे सोने जाते हैं तब उनको इस चीज़ का एहसास होता है और फिर वो कई बार बेचैनी में पैर भी पटकते हैं अपने बार बार। तो कोशिश यही रखनी है कि जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको कैल्शियम रिच डाइट दी जाए, या फिर कैल्शियम का सिरप या टैबलेट सप्लीमेंट शुरू करा जाए। एग्स दे सकते हैं, मिल्क या पनीर, मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कैल्शियम रिच होते हैं। तो ये करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक हमारे और व्यूवर हैं, उन्होंने पूछा था कि बच्चा माँ का दूध पीता है, 1 साल का हो गया है या 1.5 साल का, दूध नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो इन हमारे जो दर्शक हैं इनकी सुविधा के लिए तो पूरा एक वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें देखिए, बड़े अच्छे से उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। कब बच्चे को दूध छुड़वाना शुरू करना है, क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसे उसको खाना खिलाना है, तो सारी जानकारी आप उस वीडियो से ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर का छोटा सा एपिसोड पसंद आया होगा। आप अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो जो भी चुनिंदा क्वेश्चन होंगे मैं 5-7 मिनट में उनका आंसर दे करके वो एवरी संडे 9 PM आप इस क्वेश्चन आंसर एपिसोड का
फ़ायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। धन्यवाद।